Ma'am, good morning. Topics. One is this one current, which is proposal writing for research grant, and second will be ethics in research, right? So ये जो पहला टॉपिक है, that is the extension of what you have submitted as your synopsis. कोई भी प्रपोजल रिसर्च के लिए लिखना है तो वो एक लूज कहूंगा, लूजली इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ योर सिनॉप्सिस, but there are certain requirements, there are certain constraints, there are certain additions that you have to do, like theoretical framework, etc., etc. Okay, so those who want to pursue research after completing their PhD, they will find this quite helpful. From your online examination point of view, this session might attract one or two questions, but ethics is very important. And the first session of yesterday, which is the research process, these are two important sessions. So let's begin with this particular session. Now, there are many agencies across India as well as across world. If you want to do global also, it is possible. And from year to year, every year, they open up the request for proposal, RFP, for researcher to submit their research proposal and thereby to conduct research in a specific field. So before we consider that, we have to have a very good idea in our mind as to what we have to do. अब अनफॉर्चुनेटली ये होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर रिसर्च के लिए 100 रुपए का बजट अवेलेबल होगा तो लगभग 60-65 रुपए जो होते हैं वो साइंस इंजीनियरिंग वो फैकल्टी को दिए जाते हैं, और बचे हुए 30-40 रुपए जो होते हैं वो अदर ऑल अदर फैकल्टीज में बटे जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसर्च विच इज प्राइवेटली फंडेड is either to get the application out of it or to get policy out of it. So जैसे मल्टीलेटरल एजेंसीज हो गई या गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, ये पॉलिसी बनाने के लिए रिसर्च करते हैं. बाकी जो एजेंसीज है वो कोई एप्लीकेशन, उसका आउटकम देखते हैं, वो प्रोडक्ट को कमर्शियल किया जा सकता क्या वो देखते हैं, या वो रिसर्च को एक्सटेंड करके आगे उसका कोई कमर्शियल बेनिफिट लिया जा सकता है क्या, वो भी देखा जाता है. सो फर्स्ट वी हैव टू हैव अ वेरी गुड आइडिया, एंड अनडाउटेडली इन मोस्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल साइंस वालों को अपर हैंड होता है. दैट इज नो डाउट अबाउट इट, बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि नॉन साइंस वालों को नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, बट दे आर लिटिल बिट लिमिटेड एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. सो कई बार क्या होता है, कैंडिडेट के पास बहुत अच्छी आइडिया होती है, बट दे आर अनेबल टू पुट इट ऑन अ पेपर, जिसको हम पैकेजिंग कहते हैं, राइट? सो जिस तरीके से वो आइडिया प्रेजेंट की जाती है, दैट ऑल्सो मैटर्स. तो कई बार क्या होता है, कैंडिडेट आइडिया एवरेज है या बिलो एवरेज है या पुअर आइडिया है, पर उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है. नेचुरली दैट ऑल्सो गेट्स रिजेक्टेड. कई बार आइडिया अच्छी है बट उसने प्रेजेंट ठीक तरीके से नहीं किया है, दैट ऑल्सो गेट रिजेक्टेड. सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू इम्प्रूव अवर पैकेजिंग. पैकेजिंग का मतलब, अभी पैकेजिंग का ही जमाना आया हुआ है, हर कोई पैकेजिंग वाली चीज बिकी जाती है. तो रिसर्च में भी द वे यू प्रेजेंट योर कंसेप्ट is of utmost important, and this is where it deviates substantially from your synopsis. क्योंकि synopsis एक structured format में लिखा जाता है, एक guided format में लिखा जाता है, बट यहाँ पे आपको उससे आगे चल के कुछ एक्टिविटीज आती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव समरी हो गई. तो इट हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड very well written and concise in the a number of words limit, because many a time a word limit is also given, say 14,000 or
8 pages of A4, 1.5 spacing और single spacing, so on and so forth. So हमें writing करना आना चाहिए, because unless and until you are able to present your idea, nobody will know what exact you are trying to do. So presentation is more important and idea is also important. So we need both inputs to propose. What we have to do? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपने एजेंसी को ढूंढने का है जो हमारे आइडिया में फिट बैठ सकती है. नाउ कई एजेंसीज है, रिसर्च फंडिंग एजेंसीज, जो थीमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देती है. तो समटाइम द थीमेटिक एरियाज आर वेरी ब्रॉड एंड मोस्ट लाइकली सबका आइडिया उसमें फिट होता है. मोस्ट लाइकली अगर आप बहुत ही थीम के बाहर होगे तो फिट नहीं होगा, but broadly speaking the idea gets accepted in the broad thematic area. कुछ एजेंसी जो होती है they are very specific, extremely specific. I can tell you some example. एक यूएस की एजेंसी थी, they were very specific about the tribal woman. So gender भी था उसमें और tribe भी था. So you have to be extremely narrow to that focus. और वो इंडिया स्पेसिफिक था. अभी इंडिया में आप अगर ट्राइब बोलोगे तो इतने टाइप के ट्राइबल्स है हमारे यहाँ कि आई डोंट थिंक वी एज अ रिसर्चर कैन डू अ पैन इंडिया स्टडी. वी कैन ओनली डू से इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वेयर वी हैव चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नंदुरबार, थाने, नासिक. तो अगर बहुत नैरो थीम आई होगी तो फिर आपकी आइडिया उसमें बैठना बहुत जरूरी है. पर जनरली थीम ये ब्रॉड होती है और सबकी आइडिया उसमें बैठ जाती है. सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज टू रीड द फंडिंग गाइडलाइन. क्या होता है, हम लोग जोश जोश में प्रपोजल बना लेते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, काम भी मिल जाता है, बट हम फंडिंग गाइडलाइन को ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है और फिर हमको सरप्राइजेस मिलते हैं कि अरे यार ये करना था, अरे वो करना पड़ेगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा. सो डोंट रश टू राइट द प्रपोजल, बट फर्स्ट रीड द गाइडलाइन ऑल्सो केयरफुल. फिर अगर हमें पता चला कि हमारा आइडिया वो थीम में आ रहा है, आप प्रपोजल लिखना शुरुआत कीजिए गाइडलाइन पढ़ने के बाद और आपका प्रपोजल उन्हें ईमेल कर दीजिए. अगर आप गलत थीमेटिक एरिया में आपकी आइडिया भेज रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. कुछ एजेंसीज है, मैं मेरा जितना भी तजुर्बा है उससे मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 20% एजेंसी बताती है कि फंडिंग क्राइटेरिया क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ काम करते हैं तो देयर इज अ एजेंसी कॉल्ड नाबार्ड, जो जिसका नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक फॉर डेवलपमेंट है. तो वो लोग बताते हैं कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उसका वेटेज कितना आएगा, आपने जो 2 पैरा का उसमें लिटरेचर रिव्यू लिखना पड़ता है, मतलब हाफ A4 पेज, उसका वेटेज कितना आएगा, मेथोडोलॉजी का वेटेज कितना आएगा, उसके बाद प्रोबेबल इम्पैक्ट उसका वेटेज कितना आएगा और बजट उसका वेटेज कितना आएगा. तो वो सेक्शन वाइज क्राइटेरिया देते हैं, तो हमको उस हिसाब से अपना प्रपोजल लिखना पड़ता है. 80% एजेंसी जो है, जो मेरी जानकारी, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट वो लोग देते नहीं है फंडिंग क्राइटेरिया कि हम किस बेसिस पे फंड करेंगे. अब ये जो क्राइटेरिया होता है इसमें प्रपोजल इज वन एस्पेक्ट. फिर आता है आपका टीम कैसा है, टीम के पास का एक्सपीरियंस है क्या, टीम ने कभी ये मेथड से काम किया हुआ है क्या, कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, कोई डिलेज हुए हैं क्या, या कभी कोई ब्लैकलिस्ट हुआ है क्या, बजट कैसा है. तो दीज आर अदर फैक्टर दैट आर आल्सो कंसीडर्ड इन दी फंडिंग क्राइटेरिया. बट यूजुअली वो जो ब्रॉड दिए जाते हैं वो प्रपोजल लिखने के क्राइटेरिया दिए जाते हैं जिसमें उसका वेटेज होता है. से अगर 10 पॉइंट का वेटेज होगा तो मेरे हिसाब से प्रपोजल को 4 या 5 या अप टू 6, 5.5 टू 6 मार्क दिए जाते हैं और बचे हुए 5 से बचे हुए 4-5 मार्क जो होते हैं वो बाकी क्राइटेरिया को दिए जाते हैं. तो अगर ऐसा दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें अपना प्रपोजल उसी तरीके से लिखना है जो ज्यादा प्रोफेशनल होगा.
राइट। तो गाइडलाइन पढ़ना है, अपना थीम देखना है, उसमें फिट होता है कि नहीं वो देखना है, और अगर क्राइटेरिया दिया है तो हमें क्राइटेरिया के हिसाब से उसे लिखना है। अभी आप लोग जब यूजीसी मेजर माइनर करते हो तो दे आर वेरी सो कॉल्ड इजी टू राइट प्रपोजल, इवन आईसीएसएसआर, क्योंकि उसमें एक फॉर्मेट दिया जाता है और आपको केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ता है, एंड दैट बिकम्स वेरी इजी। और फिर आपको आपका एचओडी या जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वगैरह उनका सिग्नेचर स्टैंप लेके उसको आपको मेल या कुरियर करना पड़ता है। सो जहाँ प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिए गए हैं वो लिखने में ज़्यादा आसान होते हैं, और जहाँ प्री डिफाइंड नहीं है वहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, राइट। अब आप प्रपोजल जब लिखकर भेजते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए लिखने से पहले कि कुछ क्राइटेरिया फंडिंग एजेंसी डिसाइड करती है। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है साइंटिफिक मेरिट, और यहाँ पे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है, क्योंकि पैसा केवल मेरिटोरियस रिसर्चरों को ही दिया जाता है। अब सवाल ये आएगा हमारे मन में, सर मेरे पास आइडिया है पर मेरा मेरिट नहीं है तो मैं क्या करूं? तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। मेरिटोरियस लोगों को इसलिए दिया जाता है बिकॉज दे हैव प्रूवन, दे हैव शोन their credentials on their mark sheets, on their degree, on the quality of research, number of patent they have filed, so on and so forth. मतलब एजेंसी जब पैसा देगी तो एजेंसी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि लोगों ने पैसे ले लिए और काम नहीं हुआ, या काम अधूरा हुआ, या काम खराब हुआ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर आते हैं। तो इसीलिए वो रिस्क कम करने के लिए एजेंसी सबसे पहले देखती है कि आपका मेरिट क्या है। मतलब लिटरली वो आपके 12th स्टैंडर्ड से लेके बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड आपका चेक करते हैं, मंगाते हो कि वेर यू दी ब्राइटेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अमंग दी पीयर स्टूडेंट्स, सो एंड सो फोर्थ। एंड पेपर, दूसरा मैं आपको कहता हूँ साइंटिफिक मेरिट में, चलो मान लो अगर आप 12वीं या बीकॉम या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में आपका मेरिट नहीं आया होगा, बट आपने फिर बहुत हाई क्वालिटी के पेपर लिखे हुए जर्नल में, अच्छे जर्नलों में, तो दैट ऑल्सो काउंट सिग्निफिकेंटली। तो मेरिट इज अगेन combining of various factors including academic background, your teaching, your professional background, the kind of papers you have written, kind of books you have written, the kind of presentations you have given in the conference, so on and so forth. फिर दूसरा जो क्राइटेरिया आता है कि आपका प्रपोजल उनके प्रायोरिटी में बैठेगा कि नहीं। अब आप बोलोगे सर थीम में तो आ गया, बराबर है। अगर कोई इकोनॉमिक्स नाम की थीम देता है तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उनको अगर स्पेसिफिकली कुछ ऐसा करना होगा उसमें से तो उसको फनेल डाउन करते हैं। मतलब से विद इन इकोनॉमिक्स अगर उनको एक बहुत नैरो टॉपिक लेना होगा तो बाकी को ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट कर देंगे। साइंस में भी अगर वो सुपर कंडक्टिविटी मान लो थीम है तो विद इन सुपर कंडक्टिविटी में आपका फेरस है, नॉन फेरस है, और कोई टेक्निक्स होगी, तो वो थीम में बहुत सारे लोग इंक्लूड हो सकते हैं, बट इंटरनली उनकी कुछ प्रायोरिटीज होती है। और जहाँ तक मैं मेरे तजुर्बे से आपको बता पाऊंगा, जो थोड़ा बहुत मेरा है, अगर 100 प्रपोजल आए तो मेरे हिसाब से 10 प्रपोजल को सिलेक्ट किया जाता है, 10% ही होते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 20, 30, 40% तक एक्सेप्टेंस हो गया। अगर हाँ बजट वैसा होगा किसी एजेंसी का, क्या होता है ये जो रूटीन प्रोजेक्ट करने वाली एजेंसी होती है ना, दे गो मैक्सिमम अप टू 10-15 प्रोजेक्ट्स पर ईयर, बट इनका हर साल होता है। कुछ एजेंसी क्या करती है, हर 3 साल में या हर 5 साल में एक मेगा ड्राइव कंडक्ट करती है, तो उस समय दे गो अप टू 40, 45, 50। हमने कुछ ऐसे देखे थे कि वंस इन अ वाइल आते हैं। एक वो नाबार्ड का ही था, वो पैन इंडिया के लिए था। मतलब उन्होंने मेरे ख्याल से 97 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व की थी उसमें, जोन में बांट दिया था इंडिया को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उसमें हम लोग, हमारी टीम थी नागपुर यूनिवर्सिटी की,
आई थिंक टोटल 45-48 सिलेक्ट हो गए थे, तो हमारी एक टीम उसमें से थी। तो वो ओकेजनल प्रोजेक्ट था, वो रूटीन प्रोजेक्ट नहीं था। वो होके भी अभी 5-6 साल हो गए, तो हो सकता है 1-2 साल में वापस वो दूसरा उसका वर्जन लॉन्च करेंगे। तो फंडिंग एजेंसी क्या करती है, उनकी प्रायोरिटी देख के वो प्रपोजल को शॉर्टलिस्ट करती है। फिर मेरिट के साथ साथ आता है क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट केवल और केवल जिसका पीआई जो होता है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, दैट पर्सन हैज टू बी ऑफ प्रोफेसर ग्रेड, वही पीआई बन सकता है। आपके लेवल पे आप एसोसिएट प्रोफेसर हो या उसके नीचे हो, तो आप कोई इन्वेस्टिगेटर बन सकता है। तो अगर आप पीआई नहीं बन सकते, तो आपको कोई ऐसा पीआई ढूंढना पड़ेगा जो आपके टीम में काम करेगा। फिर क्वालिफिकेशन में दूसरा देखा जाता है कि आपने वो फील्ड में काम किया है कि नहीं। अब इट इज लाइक न्यू ग्रेजुएट सेंडिंग ए रेज्यूमे। वो पहले जॉब इंटरव्यू को जाएगा तो उसको यकीनन पूछा जाएगा कि आपको जॉब का एक्सपीरियंस है क्या, तो ऑब्वियसली उसका जवाब होगा नहीं। तो जब उसे कभी जॉब मिलेगा तो उसका तजुर्बा आएगा। यहाँ पर भी अक्सर देखा गया है कि आपका पहला ओकेजन आता है वो काम करने का, बट उसके लिए आपका सपोर्ट ये होता है कि आपने उस फील्ड से रिलेटेड कम से कम 3 अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश किए होने चाहिए। मैं बार बार एम्फोसिस कर रहा हूँ, रेप्यूटेड जर्नल, वो वाले जर्नल नहीं जो आपको यूजीसी बताती है कि आपको साल में 2 नेशनल और 1 इंटरनेशनल जो भी आपके नियम है वो आपको करना पड़ता है। तो फिर कई जर्नल जो है 1-2 हज़ार रुपए फी लेके स्पेलिंग मिस्टेक के साथ वो छपवा देते हैं। मैं उन जर्नलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हाई इम्पैक्ट फैक्टर और इवन जो फैकल्टी है, जो स्ट्रीम है, उसके लीडिंग टॉप 2 या टॉप 3 जर्नल में आपके कम से कम 3 पेपर होने चाहिए, अगर आपने पहले रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं किया होगा तो। चौथा पॉइंट एक आता है जो रिसर्चर बहुत कमजोर होते हैं उसमें, इज अ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या होता है, मोस्टली सब रिसर्चर लोग ये फुल टाइम एम्प्लॉयड होते हैं। दूसरी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये आपको मैक्सिमम 12 महीने के, या आपका लक बहुत अच्छा होगा तो आपको 18 महीने तक का ही प्रोजेक्ट मिलेगा, बट 18 महीने इज अ वेरी रेयर। हम लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं वो 180 दिन के ही हमको मिलते हैं, हमको 12 महीने का तो आज तक नहीं मिला। तो 180 डेज आप पकड़ के चलो, 180 डेज में उसको पूरा खत्म करना पड़ता है। दैट इज इवन बिगर देन पीएचडी थीसिस समटाइम, क्योंकि आप एक बड़ा रीजन कवर करते हो, बहुत बड़ी ज्योग्राफी, और एक्सटेंसिव सैम्पलिंग वगैरह होता है, वो एक अलग बात है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी मैक्सिमम आपको 180 डेज तक का लिमिट मिलता है, विथ प्रोविजन ऑफ सम एक्सटेंशन, जैसा पिछले साल कोरोना में वगैरह हुआ, तो एक्सटेंशन मिले होंगे लोगों को। तो फंडिंग एजेंसी को ये सबसे बड़ा डर होता है की तय समय सीमा में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तर त्याच्यात आपल्याला काय करावं लागतं, त्या प्रपोजल मध्ये तुम्हाला एक गॅन्ट चार्ट द्यावा लागतो। तो तुम्ही एक्सेल मध्ये बनवा, नाही तर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मध्ये बनवा। कि वीक 1 में क्या करोगे, वीक 2 में क्या करोगे, वीक 3 में क्या करोगे। ऐसे आपको, अगर आपका 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो आपको 18 या 20 हफ्ते का लेखा जोखा उसमें देना पड़ता है, और बाकायदा वो मॉनिटर होता है। अनलाइक आपके पीएचडी में क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको 6 महीने में या साल में एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है गाइड का सिग्नेचर लेके। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे 15 दिन में एक बार आपका ऑनलाइन मीटिंग होगा या टेलीफोन कॉन्फ्रेंस होगी, और 1 महीने में आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगा। तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उसको हम एमएनई सेक्शन बोलते हैं प्रपोजल का, मॉनिटरिंग एंड इव्हॅल्युएशन। तुम्हाला स्वतःलाच लिहावं लागतं की तुम्ही याला मॉनिटर कसं कराल, आणि काही चुका होत असतील तर तुमचे प्लॅन बी काय असतील, अडथळ्यांना कसं दूर कराल, ये आपको दिखाना पड़ता है, जो हम शायद मैंने आज तक
कोई ऐसा सिनॉप्सिस नहीं देखा है कि जिसने 5 साल का टाइम फ्रेम देके बताया कि मैं ये इतने इतने हफ्ते में करूंगा। शायद वो यूजीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट इस टाइप के प्रपोजल में डेफिनेटली हमको टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी टाइट टाइम स्केड्यूल। अब जब आपके प्रपोजल वहां पहुंच जाते हैं, हम्म, आते बहुत आते हजारों में प्रपोजल आते हैं, तो जो रिव्यूअर होते हैं, जो एक्सपर्ट की कमिटी होती है, उनको वो दिए जाते हैं। वो 4 5 10 12 जितना भी वो लोग डेप्यूट करते होंगे, उतने लोगों के पास वो प्रपोजल आते हैं और उनको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया जाता है कि कौन से क्राइटेरिया पे वो एक्सपर्ट प्रपोजल को रिव्यू करे। तो मान लो मेरे पास अगर एक प्रपोजल आया एज ए रिव्यूअर, तो सबसे पहले आई विल लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रपोजल। स्ट्रेंथ मतलब क्या? क्या वाकई में ये आइडिया वायबल है? क्या वाकई में ये काम करने वाले लोग इसको बिगिनिंग टू कंप्लीशन तक लेके जाएंगे? क्या वाकई में ये जो मेथड प्रपोज की है वो सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ जाएगी? सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर वो देखेंगे वीकनेस, कि प्रपोजल में क्या वीकनेस है, टीम में क्या वीकनेस है, डिजाइन में क्या वीकनेस है, मतलब रिसर्च डिजाइन रिसर्च मेथड में क्या वीकनेस है वो। फिर वो रिव्यू करेगा आपके क्वालिफिकेशन, कि ये टीम में, मैं बताऊंगा आगे चल के टीम को कैसे बनाने का, बट क्वालिफिकेशन क्या है, सो उसको भी दिए जाएंगे। एंड लास्टली वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी रिव्यू करेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको अगर प्रपोजल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डालना है, हुँ? तो आप कितने परसेंट डालोगे? एनी गेस? किती टाकाल? प्रोबेबिलिटी किती टाकाल? 95%. 95, 80%. 80%, or it is fine. I'm not saying it is wrong. It is fine. Or More than 70%. more than Anything more than 70%. 70%. ओके, फेयर इनफ। तो जनरली ये देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी, अगेन इसके कोई नियम नहीं है। मान लो अगर आपने प्रोबेबिलिटी 100% डाली, तो वो शायद बोलेगा कि टू ओवर कॉन्फिडेंट, इट विल बी रिजेक्टेड। तो जनरली एक्सेप्टेबल लेवल जो होती है प्रोबेबिलिटी की, इज एनीवेयर बिटवीन 75% टू 80%। वहां तक आप बोल सकते हो कि यस इट विल बी सक्सेसफुल। अगर आप 75 टू 80% सक्सेसफुल डालते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? 20 टू 25% यू कैन फेल, राइट? अगर 20 टू 25% अगर हम फेल हो सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? काय करावं लागेल आपल्याला? थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो। अगर आप 75% सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आप 25% फेल हो सकते हैं। अगर आप फेल हो सकते हैं, आपको एस्टिमेट है या आपका गेस है या आपका गट फीलिंग है, तो आप क्या करोगे? We'll think for an alternate option. एक्सलेंट, एक्सलेंट। अगर हम प्रोबेबिलिटी 75% डाल रहे हैं, मान के चलो, तो हमको प्लान बी देना पड़ेगा कि इफ the project goes into the other unfavorable probability zone of 25%, then the research team have worked out the plan B, which is as follows. ये आप करोगे तो आप सेफ हार्बर में चले जाओगे। सेफ हार्बर इंग्रजीमध्ये म्हणजे हे तुमच्यावर प्रश्न नाही उठवले जाणार। आता तुम्ही बघा, मला माहित नाही नवीन काळच्या बायका काय करतात, पण आमची आई अजूनही ते करते। ते जुन्या काळी रोज रात्री आमच्याकडे 2 पोळ्या एक्स्ट्रा ठेवायची आहे, रोज। तर आम्ही लहान असताना तिला विचारत होतो, असं का करते तू? तर ती म्हणे, जर कोणी रात्री बेरात्री जर एखादा पाहुणा आला,
त्यावेळेस फोन वगैरे नव्हते, तर त्याला जेवणासाठी व्यवस्था असावी. दैट इज अ प्लान बी, कि अगर कोई आ गया बिन बुलाए मेहमान, तो आपके पास चाहिए. उस समय मैगी वैगी इंस्टेंट का जमाना ही था नहीं, तो वो आदत हमारे मम्मी की अभी भी है. रखो दो, अगले दिन भले ही गाय को दे देंगे या उसका कुछ बना के खा लेंगे, बट वो रिजर्व होना जरूरी, बिकॉज दैट इज अ प्लान बी. आप जो भी वेंचर करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो, तो यू ऑलवेज हैव अ प्लान बी, कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये रास्ते से वहां जाऊंगा. सो while putting a acceptable level of probability, say between 75 to 80, the research team also mention the pitfall or the alternative plan if the original plan faces any unforeseen hurdle. होता है ना, ऐसा नहीं है कि हर काम स्मूथ होता है, बिल्कुल अड़चने आती है, मतलब 100% आती है, तो आपको एक उसका होना चाहिए. अब क्या होता है, सेक्शन वाइज अगर उन्होंने वेबसाइट पे या उनके गाइडलाइन में वेटेज दिया नहीं होगा ना, तो इंटरनली इनके स्कोर रहते हैं कि ये सेक्शन को इतना, ये सेक्शन को इतना, टीम को इतना, उनके बायोडाटा को इतना, उनके प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन को इतना, उनके बजट को इतना. ऐसा करते करते सब एक एक मेंबर एक एक प्रपोजल पढ़ता है और वो एक ग्रुप स्कोर बनाते हैं. से मान लो 5 लोगों ने प्रपोजल पढ़ा, एक ने आपको 10 में से 8 दिए, दूसरे ने 7 दिए, तीसरे ने 7.5 दिए, चौथे ने 9 दिए और पांचवे ने आपको 6 मार्क दिए. तो ये सबका एवरेज करके आपका एक ग्रुप स्कोर बनेगा. अब रिव्यूअर जो होते हैं वो हाई ग्रुप स्कोर के प्रपोजल अलग कर देते हैं, राइट. बचे हुए लगभग आप मोटा मोटी मान लो 85% प्रपोजल डस्टबिन में चले जाते हैं. अब ये जो 15% बचे हैं, तो वो लोग ये देखते हैं, फिर से ग्रुप स्कोर देने के बाद वो देखते हैं कि अब ये 15 प्रपोजल में से कौन से प्रपोजल को चैंपियन बनाया जाए और कौन से 5 को हटाया जाए. ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ऐसा जरूरी है कि ऐसे ही होता है. जनरली 10% एक्सेप्ट होते हैं, वो एंगल से मैं बता रहा हूँ. तो पहले 15 शॉर्टलिस्ट करते हैं स्कोर देके, और फिर उसमें से 5 को हटाया दिया जाता है, और जो चैंपियन वाले होते हैं वो चैंपियन 10 को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. अब इसमें सबसे अहम जो मुद्दा होता है, लॉजिकली रिटर्न प्रपोजल. कल मैंने मेरे पहले सेशन में बोला था की संशोधनामध्ये तर्क हा आवश्यक आहे, लॉजिक. और जब तक लॉजिक नहीं है तो फिर वो रिसर्च है ही नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वो रिसर्च है ही नहीं. वैसे ही प्रपोजल लिखते समय आपको एक्सटेन्सिव लॉजिक का इस्तेमाल करना पडता. तर तुम्ही म्हणाल साहेब म्हणजे काय, तर सोप्या भाषेत त्याचं उत्तर म्हणजे, अब मेरे ये वाले कंप्यूटर में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता प्रपोजल, वो मेरे लैपटॉप में है जो कहीं और है. क्या होता है कि why you think you are taking this particular area, why you think you are taking this particular topic, and why you think you are taking this particular statement of problem. इसको आपको जस्टिफाय करना पड़ता है. आता आम्ही जेव्हा नाबार्डचे जे प्रपोजल वगैरे बनवतो ना, तो कई बार क्या, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं मेरे प्रपोजल की शुरुआत ही जय जवान जय किसान से चालू करता हूँ, बिकॉज इट मोस्ट ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. सो आपको बहुत एम्फसाइज करना पड़ता है कि why your proposal is the best, why they should select your proposal as compared to other, because आप सभी एक थीमेटिक एरिया में आ गए, है ना. बट उसमें भी जो लोग ज्यादा लॉजिकली सपोर्ट, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. हमने एक ईस्टर्न विदर्भ में प्रपोजल डाला था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है अब तक. इट वाज अबाउट द सप्लीमेंट्री इनकम टू द फार्मर, जिसको हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड बोलते हैं. अब आप अगर देखोगे तो 2014 में जब मोदी सरकार जीत के आई थी, तो उन्होंने बोला 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे. 2014 में जब फडणवीस साहब की सरकार बनी अक्टूबर में,
तो उन्होंने भी बोला कि हम इसके तरफ काम करेंगे और मेरे हिसाब से 3-4 साल बाद एक 50,000 करोड, मला आता फिगर आठवत नाहीये हल्ली, एक मोठा फंड निर्माण करण्यात आला आणि त्याच्यामध्ये अलाइड बिझनेस होते, म्हणजे कुक्कुटपालन, रेशम, सूत आणि डेअरी, दुग्ध व्यवसाय. हम्म. तो एंड ये स्पेशली ड्राई एरिया में था, जैसा कि विदर्भ हो गया, मराठवाडा हो गया, पश्चिम महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसाय बऱ्यापैकी चांगला चालतो सहकार तत्वावर. आपल्याकडे सहकार तत्व तेवढं चालत नाही, कारण आपण एक दुसऱ्यांशी भांडण्यातच आनंद मानतो विदर्भातले लोक. एनिवे, तो आप जब ये पॉलिसी रिलेटेड प्रपोजल था, तो दे एक्सपेक्ट कि यू शुड बी फैमिलियर विथ ऑल द मैक्रो डेवलपमेंट. तो उसमें क्या होता है कि जब आप इन सब चीजों का जिक्र करते हो, so they understand कि yes, the researcher knows what is the background, researcher knows what has been formulated, and then you come to the ground level. मतलब हमने एक अमरावती डिस्ट्रिक्ट में काम किया था, और वो भी डेयरी, समहाउ मी डेयरी मध्ये बऱ्यापैकी काम केलंय. उसमें हमने उनको प्रूव करके दिखाया की महिला बचत गटांच्या मार्फत दुधाचं केलेलं संकलन हे जास्त दिवस चालतं. मग त्या रिकमेंडेशनवर एक पायलट प्रोजेक्ट बनला आणि ते खूप आज व्यवस्थित चालू आहे. वो बच्चू कडू की कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे, चांदूर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणण्यापेक्षा त्यांचं घर आहे तिथे, चांदूर बाजार. हाँ, तो क्या होता है, एक बार आप फील्ड में जब काम करोगे तर मग तुमच्या प्रपोजल लिहायच्या पद्धतीला धार येते. नुसतं आपल्या खोलीमध्ये बसून प्रपोजल लिहू शकता, मी हे नाही म्हणत, बट अगर आपको थोड़ा बहुत फील्ड का, इसलिए मैंने कल क्या बोला, आपको कम से कम 6 महीना आपका डेटा कलेक्शन वगैरह जिनका है थीसिस में, आप फील्ड में जाने की कोशिश करो. उससे आपको बहुत सारे इनपुट मिलेंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है एनालिसिस करने का, इंटरप्रेट करने का, प्रेजेंट करने का ऑटोमेटिक बढ़ेगा. और आप अगर डेस्कटॉप रिसर्च ही अगर करना चाहोगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है. तो आपके लिखने के स्टाइल से वो कमिटी मेंबर्स को पता चलता है कि ये सही में फील्ड पे काम किया हुआ है, लॉजिकली बात कर रहा है. तर बरेचदा पॉलिसीमध्ये लकुना असतात. लकुना मराठीमध्ये म्हणजे शॉर्टकमिंग, त्रुटी. सरकार पॉलिसी बनवते, गरजेचं नाही की त्या सगळ्या पॉलिसी एकसारख्या असल्या पाहिजे. मग तुम्हाला कुठे त्या पॉलिसीवर कॉमेंट करावी लागतं. हा, मी एक थोडं सोशल सायन्स किंवा मॅनेजमेंटच्या अँगलनी बोलतोय, बट इवन फॉर दी साइंस पीपल, आपका यूनिवर्स तो पूरी दुनिया है. दुनिया में कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस में. तो आप उस टाइप का प्रपोजल लिखोगे तो उनको उस चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि ग्वाटेमाला में ऐसा हुआ, यूक्रेन में वैसा किया गया, रशिया ने ये किया, यूके वालों ने ये किया, राइट. सो यू हैव टू राइट द प्रपोजल दैट वे so that they get enlightened also, है ना. If you make the reviewer work hard, chances of your rejection increases. मला माहित नहीं आप में से कितने लोग एग्जाम के पेपर चेक करते हो. मैं एक जमाने में चेक करता था एमबीए के पेपर. तो क्या होता है, एक तो हमारे एमबीए में ऑप्शन बहुत होते हैं, ए और बी और सी, व्हाटएवर, ठीक है, जो रूल के हिसाब से पेपर सेट हो. और वो बच्चा पहले लिखेगा 7B, फिर आएगा 1A, फिर लिखेगा 5C, फिर लिखेगा 4B. तो अच्छा, उसने अगर सब सही लिखा तर आनंद वाटतो, त्याच्यातही चुका, कॅल्क्युलेशन चुका, आणि मग त्या इव्हॅल्युएटरला मागे पुढे मार्क देताना मग त्रास होतो, राइट. तो फिर वो रिव्यूअर क्या बोलता, छोड़ना यार, इसको दे दे 50 मार्क, अपना क्या यार. तो अगर आपका प्रपोजल सीमलेस, जो कल मैंने बोला ना, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक उसको लगना चाहिए कि ये पढ़ना है. अगर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बोलेंगे यार छोड़, मैं काय को पढ़ूं, राइट. सो नेवर लेट a reviewer work hard, otherwise he or she may not read your proposal fully, completely, and will not do a justice to you, और बीच में छोड़ देगा वो, राइट. अब यहाँ पे सबसे अलग आपके पीएचडी सिनॉप्सिस से वो है, एंड दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट. नाउ अनलाइक द रिसर्च पेपर,
मी गमतीने बरेच बघितलेत मुलं कसं लिहितात रिसर्च पेपरचा ऍबस्ट्रॅक्ट, की ते म्हणतात 200-300 शब्दात लिहा, तो काही पेलून देते आणि टाकून देते आणि खाली कीवर्ड टाकून देते लगेच. नहीं, वैसा नहीं चलता यहाँ पे. आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होगा वो मॅक्सिमम 5 लाईनों का. आता त्याच्यामध्ये किती शब्द बसतात ते तुम्ही बघून घ्या. हं? बरं एवढंच नाही, ती जी तुमची समरी आहे, इट शुड कैप्चर द इसेंस ऑफ योर प्रपोजल. मतलब आप अगर 10, 12, 14 पन्ने का लिख रहे हो, 5 लाइन के अंदर आपको इसको बिठाने का है. और वो समरी कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी वेरी क्लियर, कंसाइज, वेल आर्टिक्युलेटेड अँड अगेन लॉजिकल. संशोधन करताना तुम्हाला लॉजिक हा शब्द खूप वेळा त्रास देईल, पण लॉजिक असेल तरच संशोधन होईल, नाही तर मग फक्त ग्रंथ लिहिण्यात येतील ज्याचा काही अर्थ नाहीये अकॅडमिकली. सो आपको वो 5 लाइन में पूरा बिठाने का है. 5 लाइन में आप अगर वो 5 लाइन में पूरा बिठा सकते हो तो रिव्यूअर आपका आगे का प्रपोजल पढ़ेगा. क्योंकि कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मेट. पहला जो पेज होता है ना, उसमें आपका प्रोजेक्ट का टाइटल होता है. और प्रोजेक्ट का टाइटल खत्म होने के बाद नीचे प्रिंसिपल इन्व्हेस्टिगेटर का नाम रहता है, केवळ नाम, डिग्र्या वगैरे काही नाही. दुसरं जे पेज असतं त्याच्यात 5 ओळीमध्ये प्रोजेक्ट समरी किंवा ऍब्स्ट्रॅक्ट असतं आणि तिसऱ्या पेज पासून तुमचं प्रपोजल असतं. तो वो क्या करता, वो देखता टाइटल, पीआई देखता, उसने पीआई का ऑलरेडी बायोडाटा पढ़ा हुआ है, बोलता ठीक है इसका बायोडाटा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने आता है. अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं जमा, प्रपोजल को डस्टबिन में डाल देगा. और उसको अगर एब्स्ट्रैक्ट जम गया तो फिर वो आपका बाकी का प्रपोजल पढ़ेगा. उसमें भी आपने गड़बड़ की तो बीच में वो छोड़ देगा. राइट. म्हणून ऍब्स्ट्रॅक्ट लिहिताना, बरं ऍब्स्ट्रॅक्ट लिहिणं हे जवळपास 10 पैकी 8 लोकांना, 9 लोकांना जमत नाही. त्याच्याकरता ती स्किल आहे आणि ती स्किल फार कमी लोक डेव्हलप करू शकतात. एंड दैट इज ओके, नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो मी पुढे तुम्हाला सांगेल, आपके टीम में ऐसा भी कोई होना चाहिए जो अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट बेहतरीन तरीके से लिख पा सकते हैं. अब जो आरएफए दिया हुआ है, आउटलाइन अगर उसमें दी गई है कि इस तरीके से आपको लिखना है, तो आपको वही तरीका फॉलो करने का है. जैसे मैंने आपको बताया, यूजीसी मेजर मायनर, ICSR आणि काही एजन्सी आहेत त्यांचे ठरलेले असतात, त्याच फॉर्मेटमध्ये तुम्हाला द्यावं लागतं. दॅट इज इजी फॉर अस टू डू. बट अगर वो नहीं दिया गया है तो जो भी लॉजिकल है वो तरीके से हमको अपना प्रपोजल लिखना है. अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है तो फिर रिव्यूअर जो है वो खुश रहता है, उसको मालूम है कि ये सेक्शन में ये बॉक्स है, ये बॉक्स में ये लिखा होगा, और रिव्यूअर को तकलीफ नहीं होती. तो इसीलिए हमको ये देखना है कि मेरा प्रपोजल जब रिव्यूअर के सामने होगा उसको 0 तकलीफ होनी चाहिए. इसमें पढ़ने में, समझने में, अंडरस्टँडिंग में मेरे टाइपो एरर नहीं होनी चाहिए, सिंटॅक्स एरर, स्पेलिंग मिस्टेक काहीही नको. कोणी तुम्हाला 8, 9, 10 लाख देत असेल तर त्याच्यात 0 मिस्टेक्स पाहिजे. ते काम अतिशय उच्च दर्जाचं असायला हवं. सो डू नॉट मेक द रिव्यूअर वर्क हार्ड. अब कई बार आपके प्रपोजल रिजेक्ट होते हैं. उसमें से कुछ एजेंसी जनरस होती है, वो आपको फीडबैक देती है कि आम्ही तुमचं रिजेक्ट का केलं. देते, ऐसा नहीं कि नहीं देते, बट वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही फीडबैक मिलता है, जिनका बहुत ही कचरा है उनको वो नहीं मिलता. तो हम देखेंगे रिजेक्शन किस वजह से होता है. नंबर 1, आपका गोल या आपका हाइपोथेसिस बहुत एम्बिशियस है. मतलब वो 6 महीने में शायद वो नहीं हो पाएगा, इवन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 80%, ऐसा रिव्यूअर को लगता है. उसको लगता है, आपको लगता है हो जाएगा, पर उसको लगता है कि ना, ये होना
नामुमकिन है। देन specific aim or objective that tests the hypothesis. Now, unlike your PhD thesis, PhD में तो आपने ऐसे डाल दिया सिनॉप्सिस में 4, 5, 6, 7, 8 हायपोथेसिस. इसमें वैसा नाही करना पडता है. तुम्हाला तिथे लिहावं लागतं की तुम्ही हाच हायपोथेसिस का टेस्ट करत आहात. Why you are testing that particular hypothesis and what is the objective of testing that. उसको रैशनल बोलते हैं, वो आगे आएगा. आपको लिखना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया 1 2 3 4. नहीं, which क्यों, दूसरा क्यों नहीं, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है. अगर आपने वो नहीं किया है, आप रिजेक्ट हो सकते हो. देन मेथोडोलॉजी विथ एसोसिएटेड टाइमलाइन. मेथोडोलॉजी विथ एसोसिएटेड टाइमलाइन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप रिसर्च करते समय यू कैन अडॉप्ट n number of method to solve a particular problem, but you do not have the leisure of time in the sponsored research. You may do it in your PhD for 5 years, you may do it postdoctoral for 2-3 years, but for sponsored project or funded project, the time is of essence. तो जो आपको टाइम दिया गया है, आपको बैकवर्ड काम करके मेथड अडॉप्ट करना पड़ता. राइट. जैसे आप अगर बंबई में काम करने वाले हाउसवाइफ, अगर आप काम करने वाली अगर लेडी होगी, तो वो सवेरे 5 बजे उठ के फास्ट तरीके से जो भी टिफिन होगा, जो भी कुछ होगा, वो करती होगी. वो थोड़ी बासुंदी घोटते बैठती होगी 5 बजे उठ के, या साउजी की तर्री सब्जी बने. नहीं, टाइम नहीं. जो टाइम है उसमें जो बनेगा वो खाना पड़ेगा. तो यहाँ पर भी आपकी समय सीमा है 180 दिन, मैं ये मान के चल रहा हूँ. तो उस हिसाब से आपको मेथड एडॉप्ट करना है. हाँ, अगर आपका 12 महीने का है, आप मेथड को इलेबोरेट करो. राइट. और आपका टाइम 6 महीने का है, आपकी मेथड 12 महीने की, तो फिर देयर इज अ मिसमैच, है ना. कई बार लोग एक्सपेक्टेड आउटकम और इम्पॅक्ट नहीं लिखते प्रपोजल में. मला माहित नाही नागपूर विद्यापीठात PhD मध्ये लिहावं लागतं का, बट महाराष्ट्र में ऐसे कई यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपका रिकमेंडेशन कंक्लूजन का चैप्टर खत्म होने के बाद उनको एक और चैप्टर ऐड करना पड़ता है जिसमें एक्सपेक्टेड आउटकम और इम्पैक्ट लिखना पड़ता है. भले ही 2 पन्ने लिखो, पर लिखो. तो आप अगर PhD में नहीं लिख रहे हो, दैट इज फाइन. आपकी जो भी गाइडलाइन है नागपुर यूनिवर्सिटी की, उसको फॉलो करो आप. बट जब आप ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इम्पैक्ट दैट टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. मतलब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत मजेदार किस्सा जो आज से 7-8 साल पहले हुआ है. जब मैं जस्ट आके इंडिया में, मेरे को 1-2 साल हुए थे, हमने एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का असेसमेंट किया. हाँ? और वो था सीमेंट रोड. वो नागपुर के आउटर साइड में बनाया गया. अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये थी की अटाळे सर हे सांगा, या रस्त्याच्या वापरामुळे किती SC ST NT VJ लोकांना फायदा झाला. मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया. मैंने कहा सर ये क्या है. नहीं, बोले यही मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आप तरीका ढूंढो की ये रोड का इस्तेमाल कितने SC ST NT VJ लोक करते. आता तुम्ही मला सांगा, मी काय तिथे रस्त्यावर जाऊन लोकांना विचारू, अरे भाऊ तू SC होय का, तू NT होय का. वो कनपटा मारेंगे मेरे को पकड़ के. तो अब मैंने क्या किया होगा ये बताओ. तो आप अगर ऐसे समस्या में आ गए कि आप सामने वाले को उसकी कास्ट जाके नहीं पूछ सकते, आप क्या करोगे जरा बताओ. तो व्हाट यू विल डू. थोड़ा लॉजिक लावा, थोड़ा अभी दिमाग को आपको खींचना पड़ेगा. जितना आप दिमाग खींचोगे उतने आपके तार खुले होते जाएंगे. व्हाट यू विल डू. सर वो रास्ता जो है, उस रास्ते में जहाँ से उनका रेसिडेंस है और जहाँ उनका वर्क प्लेस है, तो वो रेसिडेंशियल एरिया में कौन से कैटेगरी के लोग ज्यादा रहते हैं और वर्क प्लेस पे कौन से कैटेगरी के लोग, क्योंकि वो ही कम्यूट करेंगे. इन चांसेस, मोर चांसेस कि जो रेसिडेंशियल एरिया वहां पर है, वहां पर कौन से लोग हैं, और जो वर्क प्लेस है वहां कौन से लोग हैं, तो कम्यूटेशन उनका ज्यादा है.
एब्सोल्युटली। अब इसको बोलते हैं बैकवर्ड थिंकिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले नागपुर अर्बन का पॉपुलेशन का सेंसस का डेटा लिया। उस समय अब 2011 का सेंसस जस्ट आया हुआ था 1-2 साल पहले। आप अगर नागपुर अर्बन सेंसस रिपोर्ट देखोगे तो नागपुर उस समय का डेटा, अगर इफ आई कैन रिमेम्बर करेक्टली, अराउंड 13 या 14% लोग एससी थे, अराउंड 6 या 7% एसटी थे, एंड एनटीवीजे वाज अप्रोक्सीमेटली 1 और लेस देन 1%। अभी नागपुर का हो गया। अब जैसे अभी मीनल मैडम ने बताया कि वो एरिया विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, वहां से निकलने वाले और वहां से आने वाले, और एक होगा कि वहां के थ्रू जाने वाले। वो रास्ता ऐसा था कि वो कामठी रोड को इंटरसेक्ट करता था, तो हो सकता है कि कहीं और के लोग भी वहां से जाते होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 दिन उसका एवरेज ट्रैफिक निकाला कि मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, अंधेरे में हमने काम नहीं किया। तो हमने एवरेज निकाला कि कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं और कैसे गुजरते हैं। तो हमको एक फिगर मिली उसमें से। अब हमको देना था इसमें से कितने लोग एससी एसटी एनटीवीजे है। अब कास्ट नहीं पूछ सकते, तो हमने क्या किया, जो रैंडमली लोग हमें मिले, जो इधर, क्योंकि वहां पे शॉपिंग भी ज्यादा नहीं थे, छोटे मोटे दुकान थे, ऐसा कुछ नहीं था कि लोग वहां पे आएंगे कुछ करेंगे जाएंगे, ट्रांजिट था वो। तो हमने क्या किया, वहां से एक 1.5 किलोमीटर की पेरिफेरी मैप पे मार्क की। अब वो टेरिटरी का एससी एसटी एनटीवीजे डेटा तो था नहीं, राइट, वो तो नहीं है। फिर हमने क्या किया, बीपीएल के जो कार्ड होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन के, तो वहां के राशन वाले को हमने पकड़ा और उसको पूछा, भाऊ यहाँ पे बीपीएल कार्ड वाले कितने राशन लेने आते हैं? वो तो डेटा उसको देना पड़ता है, वो ऑनलाइन भी मिलता है डेटा। तो उससे हमको पता चला कि लगभग 6% आते हैं। और संभव वो 1.5 किलोमीटर रेडियस, मतलब 3 किलोमीटर डायमीटर में एक ही दुकान थी, पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमको बॉल पार्क पता चल गया कि लगभग 6 से 7% शेड्यूल कास्ट और 3 से 4% शेड्यूल ट्राइब आते। एनटीवीजे का तो सवाल ही नहीं था। फिर हमने टोटल ट्रैफिक का अमाउंट निकाला और हमने वो रिपोर्ट में गवर्नमेंट को लिख के दिया कि अराउंड 6 to 7% शेड्यूल कास्ट and around 3 to 4% scheduled tribe people are getting। अरे वो इतने खुश हो गए, वो गदगद हो गए। और फिर मैंने वो साहब को बताया, साहब ये इस तरीके से किया गया है क्योंकि डिफेंड आपको करना है, मेरा काम हो गया बोला। आप अगर बोलोगे जाके कास्ट पूछो तो वो इम्पॉसिबल है बोला। बट ये बॉल पार्क फिगर आई और बॉल पार्क फिगर को एक्सेप्ट किया गया। तो कई बार अड़चने आती है और अड़चनों को सुलझाने के लिए आपके टीम मेंबर या किसी की आइडिया, ये चीजें आपको काम में आ सकती है। तो आपको इसमें एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इम्पैक्ट डालना इज अ मस्ट। आपने नहीं डाला तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका प्रपोजल जब रिव्यूअर के सामने होगा, तो रिव्यूअर को 2-3 चीजों से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सबसे पहले आपने जो MNE प्लान दिया है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान दिया है, वो प्लान के तहत आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम चलेगा और सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। क्योंकि क्या होगा, आपने जो मेथोडोलॉजी दी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी या जो डिजाइन बनाया है, वो आपके टाइमलाइन के हिसाब से है। और आपने जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का प्लान बनाया हुआ है, वो प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया कि वो कंप्लीट होगा। उसको कन्विंस होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एक्सेप्टेबल। आपने अगर 95 वगैरह % डाली तो वो बोलेगा ये फेंक रहा है, कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। आप फिर भी कॉन्फिडेंट हो तो कई बार वो लोग बुलाते हैं आपको। मान लो ऐसा जरूरी है कि 90 वाले को रिजेक्ट कर देंगे, तो वो बेसिकली पूछेंगे कि व्हाई डू यू फील you will be confidently successful 90% while doing this project। वो आपका चेहरा देखना चाहते हो और आपके मुंह से सुनना चाहते हो बात, तो है। बट अगर आपने
रीजनेबल एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी डाली 75 to 80 या इवन 85 डाली और आपने बता दिया पिटफॉल और उसके शॉर्टकमिंग का ऑल्टरनेटिव प्लान क्या होगा, तो देन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है। ये सब होने के बाद वो प्रपोजल पे ठप्पा लगा देते, इस नीड्स टू बी फंडेड, और वो रिव्यूअर का काम खत्म हो जाता है। फिर वो आपको कम्युनिकेट करते हैं और आपको बताते हैं काम कब चालू करना है। वो सब चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो भी हमें आगे चल के पता चले। अब सबसे बड़ा इश्यू आता है बजेट का। भारतामध्ये मी एक गोष्ट शिकली आहे की तुम्हाला जर कोणाकडनं 10 रुपये हवे असतील, मान लो मेरे को मीनाक्षी पवनीकर मैडम से 10 रुपए चाहिए, तो मैं पवनीकर मैडम को 20 रुपए मांगूंगा। पवनीकर मैडम बोलेगी नहीं मैं तेरे को 6 रुपए देती, फिर मैं 18 मांगूंगा तो वो 7 होंगी, ऐसे करते करते मेरे को 10 रुपए दे देंगे। हा अप्रोच इथे वापरायचा नाही। कई बार आइडिया अच्छी होती है, पैकेजिंग अच्छा होता है, प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, पर बजट ओवर एस्टिमेट किया जाता है। तो वो रिव्यू कमेटी को लगता है कि ये पैसे कमाने के लिए काम कर, तो वैसे ही आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है। बजट के वजह से भी रिजेक्ट होता है, अनलेस, और बजट में कैसा है ना, आपको हर हेड को जस्टिफाई करना पड़ता है। एंड अनलाइक द यूजीसी, द नॉर्म्स इन प्रोफेशनल रिसर्च आर लिटिल बिट डिफरेंट। यूजीसी के बजट में आपका जर्नल खरीदे, किताबें खरीदी, टोनर खरीदा, प्रिंटर, ये अलाउड है। इसमें ये कुछ भी अलाउड नहीं है। यू कैन गो एंड प्रिंट आउट एट द प्रिंटिंग शॉप, उसके पैसे तो वो चलेगा, बट आप कोई भी हार्डवेयर नहीं लोगे, कोई भी किताबें वगैरह नहीं लोगे, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के पास लाइब्रेरी में जाओ या उनको भेजो, वो आपको भेजेंगे और काम होने के बाद वो एजेंसी को किताब आप लौटा सकते हो। सो इनके बजट थोड़े अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमको टाइमलाइन का इस्तेमाल करना है। बजट को जब हम ग्रैंड चार्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्रेक करते हैं, तो हमको हर एक के लेवल डिसाइड करके उसका पर आवर रेट निकालना पड़ता है। अब जो स्टैंडर्ड पर आवर रेट है, वो है जो आपका पीआई होगा, उसका रेट होगा 2 से 2,500 रुपए पर आवर। आपके लेवल पे आपका रेट होगा 1,000 रुपए पर आवर, और जो तीसरा होगा कोऑर्डिनेटर, उसका रेट होगा 500 से 600 700 रुपए पर आवर। फिर आपको ये देखना है कि पीआई, आप और आपका कोऑर्डिनेटर क्या काम करेगा, उसका ब्यौरा आपको एक कॉलम में देना पड़ेगा। फिर उसका क्वांटम देना पड़ेगा, कितने घंटे का वो काम है, और वो घंटे मल्टीप्लाइड बाय रेट आएगा उसका रिन्यूमरेशन। ये हो गया काम करने वाले लोगों का। फिर आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेरिमेंटल हो गए, कंज्युमेबल हो गए, वो अलग। इन्स्टिट्यूशनल ओव्हरहेड द्यावे लागतात बरं का। जर तुम्ही तुमच्या कॉलेजमधनं किंवा विद्यापीठातनं केलं तर 10-20% काय जे नियम आहेत प्रत्येक विद्यापीठाचे वेगळे आहेत, वो भी लिखना पड़ता है, वो भी पैसा वो लोग अपने को देते हैं, राइट। सो बजट बनाते समय आपको अगर कोई गाइडलाइन दी गई है, जैसे आप अगर यूजीसी या आईसीएसआर की गाइडलाइन देखोगे, तो उसमें कैप रखी गई है कि काम करने वालों को मोर देन 50% ऑफ टोटल बजट नहीं मिलेगा, फील्ड वर्क को इतना परसेंट मिलेगा। अगर कैप दी गई तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, नहीं तो जो भी रीजनेबल आपको लगता है, रीजनेबल बजट आपको बना के आपके प्रपोजल में डालना पड़ता है। अगर आपने अनरीजनेबल बजट बनाया तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज उनको लगता है कि आप फालतू में पैसे कमा रहे हो, आपका एजेंडा कुछ और है। मैं मेरे 2 एक्सपीरियंसेस आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंस फील्ड से आता हूँ, तो बजट मैं ही बनाता हूँ हमारी टीम में। दोनों बार मैंने अंडर कोट किया, तो फाइनल सिलेक्शन के बाद हमको दोनों बार रिक्वेस्ट आई कि आपका बजट हम 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहे, बट आप काम अच्छा करो। तो आपका बजट अगर बहुत रीजनेबल होगा तो वो आपको एक्स्ट्रा 10% भी देंगे,
कि आपको लगता है कि डोंट अफेक्ट द वर्क बट डू द जस्टिस टू द वर्क. तर रिझनेबल ठेवा. मी बरेच प्राध्यापक बघितले आहेत बऱ्याच विद्यापीठामध्ये अनाप शनाप बजट डालते हैं. दैट आई डू नॉट एग्री बिकॉज एंड ऑफ द डे वो पैसा किसी का है और वो पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए. इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए. अब टीम कैसे बनाने का, मैंने बोला था आपके लेवल पे आप पीआई नहीं बन सकते. आप जब प्रोफेसर बनोगे तभी आप पीआई बन सकते हो, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर. तो आपको अगर टीम बनाने का है तो यू नीड वन पर्सन हु हैज अ सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज. सिग्निफिकेंट शब्द है बर का. जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वो अब जैसे हमारे कुछ टीम में रिटायर्ड कमिशनर ऑफ ऍग्रिकल्चर गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तर त्यांच्यापेक्षा अनुभवी माणूस कोण सापडेल तुम्हाला. तर ते होते कारण माझं ऍग्रिकल्चरवर 100 पैकी 3% एक्सपर्टीज नाही आहे. आय एम ब्लँक 97%. तो बट आय स्टील वर्क विथ देम बट दे आर दी PI. ओके, सो एनी पर्सन हु हैज अ सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज शैल बी कंस्ट्रूड एज अ PI और वो आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा. हे करणं सोपं नाहीये. अडचणी येतात, अडथळे येतात, पण एकदा हे सुरू झालं की मग ते पुढे सोपं होत जातं. क्योंकि मैं भी अभी क्वालिफाइड PI बन चुका हूँ. सो बाद में जो काम आएंगे वो आप उसी टीम के साथ करो, उसी शख्स को आप PI रखो. भले ही आप केपेबल हो गए, क्वालिफाइड हो गए, बट यू हैव टू हैव अ टीम. यू कांट डू इट अलोन. सेकंड लेवल पे आप होगे हु हैज अ पासिंग फैमिलियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट. और थर्ड पे अगर कोई आपको अच्छा इंग्लिश लिखने वाला मिळता है, हु कॅन ऑल्सो बी अ कोऑर्डिनेटर. मिळतात तुम्हाला असे नागपुरात बऱ्याच मुलं मुली आहेत, त्यात मुली जास्ती आहे जे बॅक ऑफिसचं काम करू शकतात आणि चांगलं लिहू शकतात. तो ऐसे लोगों की टीम बनाने का है. दूसरा प्रॉब्लेम क्या आता टीम बनाने में, टीम मध्ये जर सगळेच हुशार असले तर सगळ्याचा इगो क्लॅश होते. सगळे सगळ्याले म्हणते म्या हुशार तू भैताड. त्याच्यामुळे टीम मध्ये एखादा भैताड भी रखने का, क्योंकि पगला एखादा होगा टीम में तो काम फिर आसानी से होता. सभी अगर होशियार हो गए टीम में तो फिर झगड़े होते और होते हैं. मैं बताता हूँ, होते ही, ऐसा नहीं है. ईगो क्लैश होते हैं, ये होता वो होता. तो टीम को बैलेंस होना जरूरी. हमने ये भी देखा है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, काम रुक गया, फिर टीम मेंबर बदल नहीं सकते. कोई बीमार हो गया, किसी का फॅमिली मेंबर बेड रिडन हो गया तो उसने टीम में से बॅकआउट कर लिया. असे अनेक अडथळे येतात. नॅचरल आहे, काहीच परफेक्ट नाही आहे लाईफ मध्ये. पण शक्यतोवर तुम्हाला कोणताही आवाज न करता हे काम गुपचुप करावे लागतात. बिकॉज आप अगर एजेंसी को बता दोगे कि मेरा टीम मेंबर बी को कैंसर हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहा, तो प्रोजेक्ट रोक देंगे. वो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा काम. तो आपको टीम अच्छे तरीके से बनाने की है और वो कैजुअल और फ्रेंडली टीम होनी चाहिए और प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए. क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो तय समय सीमा में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना. और मैं बताऊंगा कि मान लो PI प्रोफेसर है, आप भी असोसिएट प्रोफेसर हो, तर मग काम कोण करेल फील्डवर. आणि तुम्हाला 8-9-10 तास तुमच्या कॉलेज आणि विद्यापीठात राहावं लागेल. तर आमच्यासारखे लोक नाही, आम्ही फुल टाइम फ्रीलान्सर आहोत. तर आमच्या टीम मध्ये 2 फ्रीलान्सर आहेत फुल टाइम, जो कुछ काम नहीं करते, केवल रिसर्च करते. फिर बाकी के जो लोग हैं जो अपना काम करते हैं उनको उनका काम कर देने का. तो आपको एखादा एक्सपर्ट लगेगा जो टाइम डेडिकेट कर पाएगा. क्योंकि अगर फील्ड वर्क आपने लिया तो ट्रैवलिंग का इश्यू आएगा. हाँ, आप लेबोरेटरी वर्क ले रहे, एक्सपेरिमेंट ले रहे, देन इट्स ओके. आप कॉलेज खत्म होने के बाद आपको भी वो आपके कॉलेज के लेबोरेटरी में वो कर सकते हैं. राइट. सो क्या PI समय दे सकेगा कि नहीं, क्या वो एंड तक रहेगा कि नहीं, क्या वो प्रेजेंट करेगा कि नहीं, ये सब पहले नक्की कर लेने का. बाद में उसको उसका रिन्यूएशन देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा. सब पहले ही क्लियर कर लेने का, ताकि आगे चल के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े नहीं होने चाहिए. अब इसको कैसा करने का, जनरली मोस्ट ऑफ द प्रपोजल आते हैं जुलाई अगस्त के महीने में आते हैं. मतलब अभी आके गए होंगे, अभी 1-2 महीने हो गए, एक आध दो अभी आ रहे होंगे तो आ रहे होंगे. वो इसलिए क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर बंद होता है 31 मार्च को.
तो ये लोग क्या करते हैं, पुराने प्रोजेक्ट को समेट लेते हैं और जून के आसपास नई ऐड निकालते हैं और फिर उसको फरवरी तक फाइनल करते हैं, तो फिर दूसरे वाले प्रोजेक्ट इनके रोलिंग में आ जाते हैं। तो अगर आपको अगले साल के लिए काम करना है तो आपको नवंबर दिसंबर से, मतलब T-6 जनवरी दिसंबर से आपको काम करना है। कैसा काम? आइडिया डिस्कस, आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ऐसे आदमी से डिस्कस करो जिसके ऊपर आपका भरोसा है और जो आपके ओपिनियन को मानेगा, और आप टीम बन के काम करो। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाँ, तो आप पेपर लिखो और पेपर लिख के उसकी प्रोडक्टिविटी और उसके कंप्लीशन, आइडिया टू कंप्लीशन का जो है उसकी एबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन दो। वो पेपर ही आपके लिए काफी है प्रोजेक्ट मिलने के लिए, बहुत काफी है। तो एनी experimental research backed by a very high quality research paper can put a significant weight in the review criteria also. तो आपको उसके प्रोडक्टिविटी के बारे में पेपर लिख के करना पड़ेगा। अब जो ये एक्सपेरिमेंट वालों के लिए है। अगर आप साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको एक अप्रोच दिया जाता है, उसी अप्रोच में आपका प्रपोजल आना चाहिए। उसमें क्या होता है कि हर सेक्शन के पहले आपको स्पेसिफिक एम देना पड़ता है कि व्हाई रिसर्चर इज कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। देन वो एम के हिसाब से आपको हायपोथेसिस लेना पड़ता है। जो एम होगा, काल मी तुम्हाला काय सांगितलं, टायटल ऑफ युअर थीसिस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड इज इक्वल टू हायपोथेसिस। ये पूरे लिंक चाहिए। वो लिंक नाही होंगे तो अपना रिसर्च पहिले दिन ही डायल्यूट हो गया, समझ लो। ते PhD मध्ये चालतच आहे, बरं का. पण जर तुमचं प्रपोजल जर कोणी एक्सपर्ट वाचत असेल आणि तुम्ही तुमच्या नावापुढे PhD लिहिलं असेल तो उसको हंसी आएंगी, अरे इसको मालूम नहीं क्या कर रहा है ये. तो अनलाइक PhD thesis, here it is very different. So you have to have the hypothesis restated for that particular aim. फिर वो एम का रैशनल देना पड़ता है कि यही एम क्यों, दूसरा क्यों नहीं, तीसरा क्यों नहीं. झालं. मग तुम्ही जे प्रयोग करणार आहेत त्याचा एक प्लान, डिटेल प्लान आपको देना पड़ेगा कि आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या मेजर करोगे, कितनी बार करोगे, कितने एक्यू से करोगे, टॉलरेंस लिमिट क्या होगी, वगैरह वगैरह वगैरह. एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी, दैट इज इजी फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एंड अगेन हियर, अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही डायरेक्शन में नहीं जाता है तो इंक्लूड ऑल्टरनेट प्लान, प्लान बी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको ऐड करना पड़ेगा. अगर आपने वो ऐड नहीं किया तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन बढ़ सकते हैं. पर आप बहुत ही अच्छे हो सब मायनों में और आपने ऐड नहीं किया तो वो आपको तुरंत कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे आपका प्लान बी हमें भेज दो, आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड हो सकता है. तर प्लॅन बी, जर आपला एक्सपेरिमेंटल अप्रोच फेल होत असेल तर तो तिथे टाकावा लागेल. आता टॉप 10 मध्ये कसं यायचं. एक मिनिट, आपल्याकडे 12 वाजेपर्यंतचा वेळ आहे ना, आता झाले 11:34. मला वाटतं इथे आल्यावर मी ब्रेक घेतोय का माहित नाही, बरं ठीक आहे आपण जाऊ थोडा पुढे. हाउ टू मेक युअर प्रपोजल इन टॉप 10. सबसे पहले मैं साइंस के एंगल से लिखा हूं, इट हैज टू बी आउटस्टैंडिंग साइंस, समथिंग विच इज आउट ऑफ यू नो रीच ऑफ कॉमन पर्सन, जो सोच नहीं सकता उस टाइप का, जैसे फ्लाइंग कार वगैरे, म्हणजे अशा बऱ्याच गोष्टी ज्या विज्ञानाशी निगडीत आहेत. अब मैं आपको मेरा एक एक्सपेरिमेंट, मेरा अनुभव बताता हूँ. एक बार मैं रेडिसन, ये मेरे ख्याल से 4-5-6 साल पुरानी बात होगी, 5-6 साल तो हो ही गए होंगे. मैं रेडिसन ब्लू में गया था कॉफी पीने के लिए. कॉफी पी रहा था तो मैंने देखा लिफ्ट में से गोरे लोग उतर रहे थे और एक बस में जाके बैठ रहे थे. तो मेरी थोड़ी क्यूरोसिटी बढ़ गई, तो मेरी कॉफी थोड़ी खत्म होने के बाद मैं वो रिसेप्शन काउंटर पे गया और वो रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि ये गोरे लोग कौन है. तो वो बोली ये कोई स्टूडेंट आए हुए हैं
बस बहुत आए हुए हैं और मालूम नहीं क्यों। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वापस जा रहा था तो और एक गोरा लिफ्ट में से उतरा, तो मैं उसको पूछा कि आप लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए। तो बोले हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं और यहाँ पे विदर्भ में हम तुम्हारी एंशियंट लाइफस्टाइल स्टडी करने आए। मैंने कहा क्या बात है। तो बोले हाँ। बोला कितने दिन रहोगे, और इनको पैसा आईबीएम ने दिया था। आईबीएम ने हमको पैसा दिया है कि विदर्भ में जाके पुराने समय लोग कैसे रहते थे उसका स्टडी करके आओ, और हम लोग 8-10 दिन यहाँ रुक के चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उनको 2-4 दिन ऑलरेडी हुए होंगे। तो मैंने उसको पूछा आपको क्या क्या पता चला, बोला इतने दिन में। तो उसने मेरे को एक चीज बताई जिसका सवाल मैं आपको पूछूंगा। मला एक सांगा तुम्ही, सगळ्यात चांगली चप्पल कोणती असते हो? कोणती असते? कोल्हापुरी कोल्हापुरी हश पपी। और रबराची चप्पल. रबराची चप्पल। अजून अजून काही? एनी अदर थॉट? Depending on the cost. डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। सबसे उन्होंने क्या बोला मालूम क्या? उन्होंने चप्पल स्टडी की ग्रामीण विदर्भ में। कौन सी? टायर से टायर. बनी हुई। टायर. ये सायंटिफिकली सबसे अच्छी चप्पल असते बरं का। आता मला सांगा, टायरची चप्पल सायंटिफिकली करेक्ट का असू शकते? सांगा बरं, सायन्सचे जे लोक आहेत सांगा बरं वाय. तुम्हाला इमिजिएट प्रश्न पडला पाहिजे वाय. मजबूत मजबूत असते, मजबूत सर. नाही, मला सायन्सच्या अँगलनी सांगा. सायन्सच्या अँगलनी Friction सांगा. टायर सर त्याचा fix होतो. टायर सर लवकर झिजत नाही. हम्म, ते चप्पल खूप मजबूत असते शेतामध्ये वगैरे. ओके, और कुछ? और कोई तो बोल रहा था. सर टायर का फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो वो यूज टू है कि ज्यादा फ्रिक्शन से सहन कर सके, इसीलिए। Friction अगर उसका टायर कम का होता है. फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा ना. मतलब वो Friction कम घसा होता घसा है, के but it खराब resists नहीं from होंगी wear जल्दी। and tear. अच्छा, और कुछ? और कुछ? It 2 remains दिन तक cool. टिकतील. इट रिमेन्स कूल. ओके, व्हेरी गुड. और मला एक सांगा. हाँ, बोल बोल प्रमोद बोल. सोच रहा हूँ सर. हाँ, मेरे को एक बताओ. Agriculture It में must be use soft. करते हैं. इट मस्ट बी सॉफ्ट. मेरे को एक बताओ, आप में हाँ. से Sir, आप actually Flexible, उसका वो- flexible. फ्लेक्स Shock absorbing we can say. ये हाँ. कौन Sir, बोला? it is bad प्रमोद conductor ने of बोला का? electricity. ओके. हाँ, Sir, it shock is bad absorbing. conductor of, sir, it is bad conductor of electricity. Like to a certain extent, shocks नहीं लगते हैं. ओके. अब मेरा दूसरा सवाल ये है, आप में से कितने लोग काश्तकार है क्या किसके पास खेती? हाँ सर, हाँ मैं हूँ. खेती तो है, फार्मिंग नहीं करते सर. हाँ. अब मेरा दूसरा सवाल है, राहुल के पास खेती है, तू खेत पे जाता क्या? यस सर. कितने बार जाता महीने में? महीने में जाता सर मैं 2 बार. 2 बार. ओके. अब सायंटिफिकली सुनो, टायर की चप्पल किससे मिलना है? अच्छी. तर तू बघितली आहे का रे टायरची चप्पल राहुल? येस. हो सर, टायरची चप्पल बघितलेली आहे. माझ्या आजोबांकडे होती. जे हाँ गाई म्हशी आणि शेतात जायचे. हाँ हाँ. अब आज के बाद आप लोग हर चीज को साइंस के एंगल से देखो. हर चीज में साइंस है. एव्हरीथिंग एज अ साइंस. वो अंधश्रद्धा वगैरह वो फालतूगिरी है. प्रत्येक गोष्टी विज्ञान शुद्धा. टायर का शेप कैसा रहता है? टायर का शेप होता है कर्वेचर होता है, कर्व होता है, राइट. टायर Yes, की sir. जो चप्पल होती है वो कर्वेचर के मटेरियल से बनाई जाती है. आप टायर को किधर से भी काटो आपको कर्वेचर मिलेगा, करेक्ट. वो थोड़ी मशीन में उसको प्रेस करता है. वो कर्वेचर लेके उसको बेल्ट लगाता है जिसमें वो अपने पाँव को फंसाता है. वो जो कर्व चप्पल, वो खेती में जमीन कैसी होती है? ओबर दोबर. बोल्डर होते हैं उसमें, मिट्टी के बोल्डर होते हैं, पत्थर होते हैं. ये फार्मर जब वो चप्पल पहन के अनइवन रोड पे चलता है तो वो कर्वेचर ऑटोमेटिकली फ्लैट हो जाता है फार्मर के वेट से. वो कर्वेचर फ्लैट होने से क्या होता है?
आप मेरे को एक भी कास्तकार लाके बताओ पुराना जो बोलेगा मेरे को पीठ का दर्द हो रहा है सर. नाही. माझे आजोबा घालायचे टायरची चप्पल शेतात. आमचं अमरावती जिल्ह्यात शेत आहे. तर दिस इज अ साइंटिफिक रीजन दैट ऑल दी अब लोग पहनते कि नहीं, राहुल पहनता कि नहीं मालूम नहीं, पर अगर राहुल को 2 बार जाता होगा ना, मैं तेरे को बोलता हूँ बेटा खरीद लो चप्पल जहां भी मिलेगी. मेरा भी ये अपना वाड़ी नाके पे खेत है. मैं अभी जाता नहीं, मैं बस उसके बाउंड्री पे खड़ा रहता हूँ, वापस आता. छोटा सा ही है 2 एकड़ का. मेरे को अभी वो जाने में मजा नहीं आती, वो चलने में तकलीफ होती है एक्चुअली. तो तसं बिकॉज ऑफ बचपन uneven surface, the curvature automatically gets straightened and the farmer feels comfort. याचा अभ्यास करायला ते आले होते. आणि आपले विदर्भातले पोट्टे काय करते, अबे चालना खर्रा खाना बेटा. मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वो गोरे लोग आके टायर का चप्पल का अभ्यास करके गए यहाँ से. साइंस था उसके पीछे. देयर वॉज अ साइंस, राइट. वैसे ही अब तो वो कॉमन हो गया. अभी मैं बहुत जगह देख रहा हूँ, इंडिया में अब तक नहीं आया. अमेरिका में अरिज़ोना यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था. हम्म, आपको मालूम है क्या, आपके दोनों पाँव सेम नहीं रहते. ये मालूम है ना आपको. एक पाव स्लाइटली बड़ा या स्लाइटली छोटा रहता है. माहिती आहे ना हे तुम्हाला. येस. दोन्ही पाय तुमचे एक्झॅक्टली सेम नसतात. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, तुमच्या पायाचे जे तळवे असतात ना, त्याचं कर्वेचर प्रत्येकाचं वेगळं असतं. जाके देखो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, सबका अलग रहता. कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रहता. हाँ, बट मोर और लेस वो सेम दिखते अपने. हम क्या करते, हम 8 नंबर 9 नंबर जो भी नंबर चलते इंडिया में, उसकी चप्पल या जूते पहनते हैं, विच इज साइंटिफिकली इनकरेक्ट. अब अरिज़ोना यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट ने क्या किया, उसने एक जेल बनाई. जेल. आप वो जेल पे जब खड़े हो गए तो आपके पाव का कर्वेचर ऑटोमॅटिकली जेल में इम्प्रेस हो जाएगा. ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय 90च्या दशकातली. बरं, आता तर खूप हायफाय टेक्नॉलॉजी आलेली है. आपका इम्प्रेशन तलवे का वो जेल में जब आएगा तो वो स्टूडेंट ये देखता था कि आप जब खड़े होते हो तो कौन से पॉइंट पे आपका वेट ज्यादा आता है, और चलते हो तो वेट कैसा आता है, और दौड़ते हो तो कैसा आता है. और वो आपको उस हिसाब से सोल बना के देता था और जूता बना के देता था. मेरे पास है वो जूता. वो जूता मैं मंदिर और रेलवे में कभी नहीं पहनता. उसके चोरी होने की बहुत गुंजाइश है. आपका वजन अगर 10 साल नहीं बढ़ेगा तो वो जूता 10 साल चलता है. आपका वजन अगर वैसी कांस्टेंट रहा तो वो जूता लाइफ टाइम चलता है. लाइफ टाइम. साइंटिफिकली मेड शू 45,000 रुपए का. जो पहनोगे तो तुमको कभी पीठ का दर्द नहीं होगा. कारण काय साहेब, शेवटी जेव्हा तुम्ही उभं राहता चालता, द एंटायर वेट कम्स ऑन योर फीट. सो भले ही आप शर्ट सस्ता पहन लो, जूता आपका, मैं महंगा नहीं बोलता हूँ, साइंटिफिकली करेक्ट जूते पहनो तो, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो अगर आप कॉलेज में घूमते हो. हाँ, आप काश्तकार हो तो फिर रबर वो टायर वाली चप्पल परफेक्ट. सो ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, लाखों, जिनको फंडिंग मिली है, जिनके प्रोडक्ट बने हैं, जिनसे दुनिया में आगे प्रोग्रेस हुआ है. आपको अगर याद होगा, 4 साल पहले की बात है, एक मेघालय के लड़की को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था. मैंने कहा मेघालय की लड़की ने क्या किया, उसने स्टूडेंट की कॉलेज बैग बनाई और वो कॉलेज बैग के ऊपर सोलर पैनल लगाए और पैनल के 2 आउटपुट दिए, एक लैपटॉप को, एक मोबाइल को. आप कॉलेज में जब घूमोगे बैग लेके तो आपका मोबाइल और लैपटॉप चार्ज होते रहेगा. आसाम का एक आदमी था, उसको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला. वो मैकेनिक था, पढ़ा लिखा नहीं था, गैरेज में काम करता था, उसका खुद का गैरेज है छोटा. तो एक दिन उसने इंटरनेट पे देखा, दुनिया में कौन सा ऐसा फल है जिसको मशीन से नहीं छिला जा सकता. कोणतं फळ आहे हो ज्याला मशीननी छिलता येत नाही. हाँ, सीताफळ सर. सीताफळ हो सकता है, हो सकता है. और सांगा ना, कौन सा फल है.
कल मैंने आपको बोला था इमेजिनेशन चाहिए रिसर्च में आपको. Sir, mango. Not mango, not strawberry, पाइनएप्पल. So not orange. pineapple. पोमोग्रॅनेट. हा, कोणी म्हटलं रे पोमोग्रॅनेट? सौरभ पावणेकर. करेक्ट. डाळिंब, अनार. इसको सीताफळ पण येतं ना? नाही, आता सीताफळ कसं आहे ना, सीताफळ हे जागतिक फळ नाहीये. हे तुम्हाला अमेरिकेत वगैरे तर हे दिसत नाही थंड प्रदेशात. हे ट्रॉपिकल भागात आपल्याकडे दिसतं. पण पॉमोग्रेनेट कसं आहे, हे जागतिक फळ आहे. हे सगळी हे ट्रॉपिक मध्ये दिसतं. आता आपल्या विदर्भातही व्हायला लागलंय. इट्स कॉमनली कॉमन क्रॉप नाउ इट इज. एक वेळ होता की स्पेन मधलं आणि अफगाणिस्तानचे कंदाहारी पॉमोग्रेनेट ते जग प्रसिद्ध होते, पण आता आपल्या विदर्भातही खूप छान पॉमोग्रेनेट बनतात. प्रॉब्लम ये है, पॉमोग्रेनेट को आप मशीन से छील नहीं सकते. तो ये आसाम का मैकेनिक एक वेबसाइट पे गया, वो वेबसाइट अमेरिका की है, उस पर लिखा था 300 मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू क्रश बाय द मशीन. तो उसमें पॉमोग्रेनेट नंबर 1 पे था कि इसको मशीन से इसको क्रश नहीं. का बरं नाही करतायत सांगा बरं. काय आहे पॉमोग्रेनेटची पिक्युलॅरिटी? वो अनारदाना अलग नहीं होता. पार्टिशन असतं. हा, आणि ते पार्टिशन कसं असतं? कसं असतं ते? कडू असतं. कडू असतं. 2 दाण्यामध्ये जो पांढरा डायफार्म असतो ना, तो कडवट असतो. खाल्लाय की नाही कधी? हो सर, कल्ला. कड़वा रहता है ना वो, है ना? हो. तो यस सर. अगर आपको पोमोग्रेनेट दाने को खाने से मशीन से अगर करना है तो पहला चैलेंज आएगा उसका आउटर शेल, और सबसे बड़ा चैलेंज आएगा उसका डायफार्म, जिसके बीच में दो दाने के बीच में जो रहता है, जो कड़वा रहता है. सीताफल में ये मसला नहीं है. सीताफल में मसला है आउटर शेल सॉफ्ट है और अंदर का दाना वैसे ही निकल जाता. तो आपको आउटर सेल को निकालना पड़ेगा. मधला जो गर है तो तसाच निकतो. दैट मेक्स पोमोग्रेनेट वेरी डिफिकल्ट. इसने वो स्टडी करके एक मशीन बनाई, वो यूट्यूब पे आपको दिखेगी. अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मशीन की प्रोडक्टिविटी कम है. मतलब वो 1 घंटे में या 30 मिनट में 10, 15, 20 इतना स्लो है. मतलब वो मशीन, इन शॉर्ट, मशीन तो बन गई. फिर उसने दिमाग दौड़ाया कि ये मशीन को फास्ट कैसे करे, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए. अब उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. तर सांगायचा मुद्दा असा आहे, प्रत्येक गोष्टीकडे जेव्हा तुम्ही बघता साहेब, तुम्हारा देखने का, अगर आपको रिसर्चर बनना है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पीएचडी आपके शौक के लिए लेना है तो वो आपका लुकआउट है. बट आपको एक अच्छा रिसर्चर बनना है तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर जबरदस्त होना चाहिए, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों. और वो अगर सवाल आता है तो वो सवाल के जवाब में आपको पीछे लगना पड़ेगा. राइट? सो वो है. अब मैं और एक सवाल पूछता हूं आपको, मेरे को जवाब दो. अगर मैंने आपको इंचार्ज बनाया मार्स प्रोग्राम का, कि आपको मंगल पे इंडिया के 20 लोगों को लेके जाने का है, तर सगळ्यात पहिले अडचण कोणती येईल तुम्हाला, किंवा सगळ्यात मोठी अडचण तुमची काय आहे? जो तुम्हारे मन में आता है वो जवाब. आप क्या सोचोगे डिफिकल्टी के बारे में? Sir, funding. पैसे है, नो प्रॉब्लम. Selection of Creating a team. नो प्रॉब्लम. selection of group members. नो प्रॉब्लम. सोचो, दिमाग को खींचो, बहुत खींचो दिमाग. Sir, can you repeat the question, please? आपको अगर मंगल पे लेके जाने के प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया, आपको 20 लोग इंडिया से लेके जाने के हैं, तो दिक्कतें, सबसे बड़ी दिक्कत या दिक्कतें आपको क्या आएगी? सर, एक्लेमेटाइजेशन. How to reach there? How to reach there, sir? The उसके लिए रॉकेट है. spaceship. So how उसके लिए to रॉकेट reach? आहे. नो प्रॉब्लेम. रॉकेट आहे. मंगळावर जायला 2 वर्ष लागतात. आहे, आजच्या स्पीडनी 2 वर्ष लागतात. नो प्रॉब्लेम. So whether सर किसको ले जाएंगे? नो प्रॉब्लेम.
क्लाइमेट वेदर उसकी स्टडी नो करना पड़ेगा, प्रॉब्लम, प्लानिंग करना नो पड़ेगा. नो प्रॉब्लम, वो भी हो जाएगी. Sir, how the previous researchers reached and not reached generally, how what failures they faced and how we So are we going need to to make a work on proper that. अभी तक कोई गया नहीं है ना, अभी जाने वाले अमेरिका के लोग, अभी तक कोई गया नहीं, मैन मिशन नहीं गया अब तक. मैन मिशन मतलब इंसानों को लेके जाने वाले आप फर्स्ट हो. तो 20 लोग एक साथ जा सकते हैं. हाँ, अरे 10 लोग पकड़ लो, 5 लोग पकड़ लो, जो भी पकड़ लो, ओके. वो भी पकड़ लो. सर वहाँ हाँ. रहने खाने पीने का और 10 दिन रिटर्न कैसे आना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो आपको मालूम है क्या, अमेरिका में एक टैबलेट बनाई है, ये स्पेशली मार्स के लिए बनी है. और जैसे हम दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं ना, तो वो टैबलेट आपको 2 बार खानी है, सवेरे शाम. आप जब खाना खाते हैं तो हमको हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा बॉडी का सिस्टम वो खाने को ब्रेक करता है, हाँ, एनर्जी में, कैलोरी में, राइट. और उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो हम टॉयलेट में जाके निकाल देते हैं. तो इन लोगों ने एक टैबलेट बनाई है, वो आपको उतनी ही कैलोरी देगी, क्योंकि आप एक तो 0 ग्रेविटी में होगे 2 साल, है ना, आपको एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा वहाँ पे, और आप पैकेज फूड ज़्यादा नहीं लेके जा सकते क्योंकि लंबा जर्नी है. तो वो टैबलेट बन चुकी है उनकी, आप सवेरे शाम खाओगे तो आपको उतनी ही कैलोरी मिलेगी जितना आप काम कर रहे हो, है ना. दॅट इज नॉट अ इशू. सांगा ना मला कोणता प्रॉब्लेम येईल, सांगा ना मला. Sir, the extent of determination. नहीं 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 नहीं, सांगू क्या प्रॉब्लम आएगा, बताओ. Yes, sir. Yes, अगर sir. मेरे टीम में से एक आदमी 1 साल बाद बीमार हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, किसको हार्ट अटैक आ गया, हाँ, किसी को और कुछ हो गया, तो क्या करेंगे, दवाई तो नहीं रहेंगी, डॉक्टर तो नहीं रहेगा. तो अगर कोई आदमी बीमार पड़ सकता है या किसको हार्ट अटैक आ सकता है, चाहे वो कितना भी मेडिकली फिट हो, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है उसका. साइंस के एंगल से सोचो, ओनली साइंस. Sir, we have to carry possible tablets depending on ना the situation. ना 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 ना, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी. 1998 मध्ये मी एका सिनेमाचं नाव सांगतो, तो सिनेमा बघा, गतका, GATTACA. ये पिक्चर आया था, उसी समय आया था. अब ये रूमर है, ये मेरे को मालूम नहीं ये सच है कि नहीं, बट मैं इसको सच मानता हूं. 1990 के दशक में अमेरिका ने जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी बनाई है 100 या 200. जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी का मतलब क्या है, उनको बनाते समय उनके जीन में पूरी अच्छी जीन डाली गई है, उनको सर्दी खांसी भी नहीं होती, बुखार हार्ट अटैक डायबिटीज तो बहुत दूर की बात है. उनके डीएनए में एक भी बैड जीन नहीं है. दे आर 100% डिसीज प्रूफ. ये ऐसे बच्चे पैदा किए गए, ये केवल मार्स के लिए पैदा किए गए. हाँ, मार्स. अगर मैंने उनको चाकू से काटा तो उनके भी बॉडी में से खून निकलेगा, वो अपने जैसे ही है. इनको कभी भी बाहर आने नहीं दिया, एक बड़े कैंपस में है ये, और ये केवल वीडियो से या ग्लास के पीछे से अपने पेरेंट जो थे, ओरिजिनल डोनर पेरेंट जो भी हो, उनसे वो बात कर सकते हैं, मिल नहीं सकते. इन सबको इंजीनियर, साइंस, डॉक्टर ये बन गए, तैयार हो गई है. इन लोगों को मार्स पे भेजा जाएगा. इनको कुछ, इनका पेट खराब नहीं होता, इनको गैस नहीं होती, इनके हाथ पांव दर्द नहीं देते. तर दिस इज वेयर दी यूएसए थिंग्स वेरी अहेड, वेरी अहेड. तो कोई भी आउटस्टैंडिंग साइंस जो होता है ना, उसमें एक विजन होता है. वो एंगल से देखा गया है कि हाँ, मेरे आदमी जाएंगे, मरते दम तक काम करेंगे. हो सकता है आज से 20-30 साल बाद जो हमारा अश्वत्थामा था वैसा कोई इमॉर्टल भी हम बना ले, गॉड नोस, है ना. तो साइंस हैज टू बी आउटस्टैंडिंग.
फिर आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है, कोऑर्डिनेशन अगर आपको करना है, अगर आपको डाउट है तो आप ईमेल या टेलीफोन कॉल करके कोऑर्डिनेट करके फंडिंग एजेंसी के साथ आप लिख सकते हो। जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप हो उनके जो रूल रिक्वायरमेंट है वो भी आपको देख के प्रिपरेशन करना है। प्रपोजल बनाते समय आपका कहीं भी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी स्लॉपी, राइट? बिकॉज आपका आइडिया बहुत अच्छा है बट आपने स्पेलिंग एरर किए, ये किया है, वो किया है, इट विल नॉट बी फंडेड। कोई भी आपको अगर पैसा दे रहा है तो वो आपको स्पेलिंग मिस्टेक के लिए पैसा नहीं देगा, राइट? आपका फील्ड, ये स्लाइड लेके अपन ब्रेक लेंगे। जिस फील्ड में आप करोगे आपको पहला सवाल पूछना है, इज माय वर्क फंडामेंटल टू द फील्ड? होना ही चाहिए। डज इट हैव अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन? होना ही चाहिए। जैसे ये VNIT के लोगों ने अंधे लोगों के लिए स्टिक बनाई, एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के ने कैमरा बनाया, ब्रॉड इम्प्लीकेशन आनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि अंधा देख सके, लूला लंगड़ा दौड़ सके, या डायबिटीज वाले को दवाई न खानी पड़े, वॉट एवर इट मे बी। देर आर n नंबर ऑफ आइडियाज है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन। डज इट मेक यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? क्या होता है, जैसे पेंटियम 1, 2, 3, 4 ये ऑब्सोलीट होते गए, तो साइंस के लोगों को आज से आने वाले 3-4 साल बाद के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाय द टाइम आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होके सक्सेसफुल होगा, कमर्शियल होगा, वो टेक्नोलॉजी तब तक आ गई होगी। कैन इट बी डन ऑन टाइम एंड बजट? देन योर कंपटीशन। मेरा एक अमेरिका का बॉस था, वो बोलता था, निखिल तू जो सोच रहा है वो दुनिया में 10 लोग सोच चुके हैं और अभी 1500 लोग और सोच रहे हैं। सो हाउ आई कैन गो अहेड ऑफ माई कॉम्पिटिशन? हाउ माई मेथड एंड अप्रोच विल बी डिफरेंट देन अदर्स, राइट? और ये भी हो सकता है कई बार लोग सेटिंग करके आपका प्रपोजल देखते हैं। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आपका कंपटीशन आपका कहीं देख लेगा जाके सेटिंग मीटिंग कराते, वो आपकी चिंता मत करो, ये हमारे साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो हमको 3-4 साल बाद पता चला। देन आपकी एजेंसी, कितना फंडिंग है, प्रायोरिटी कैसी है, प्रपोजल कैसे डिसाइड हो गई, ये अपन ने पहले देखा है। कोऑर्डिनेशन का एक ऑफिसर दिया जाता है आपको, जिसको नोडल ऑफिसर बोलते हैं। उनको कभी कभी प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, फॉलो अप पेपर भी लिखना पड़ता है, एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। वो बोलते हैं कभी कभी हमको, कई बार शॉक लगा है, हमको मालूम ही नहीं था, फिर बोला अरे पेपर नहीं लिखा, तो फिर रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। प्रेस रिलीज अगर कभी वो देना चाहेंगे तो वो करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर गाइडलाइन, हे आपण एवढं करूनच घेऊन ब्रेक। गाइडलाइन मध्ये ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है उसका तंतोतंत पालन करने का है। वो ऐसा नहीं अरे कल भेज दूंगा, परसों भेज दूंगा, भैंस मर गई थी, बच्चा बीमार था, ये सब नहीं चलता। प्रपोजल लेंथ, अगर गाइडलाइन में लिखा है 8000 वर्ड, 14000 वर्ड, 14 पन्ने, जो भी उतना ही करना है। रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, कुछ बोलते हैं कि यू मस्ट मेक दिस स्टेटमेंट ABCD, वो करना है। देन बजट कंस्ट्रेंट मैचिंग फंड, उसको हिंदी में, सरल हिंदी में, मान लो आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपकी जेब में कम से कम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता, आपको 10 या 15% मतलब 1 या 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। फिर बाद में जैसा जैसा आप काम करोगे तो आप इनवॉइस रेज करके आपको वो मिल जाएगा। तो आपके जेब में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कंज्यूमेबल लेना है, कुछ करना है, तो वो पैसे आप पहले खर्च करोगे, फिर बिल करके उसको ले लोगे। बजट में मैंने आपको बताया कि बजट कैसा करने का है। कॉस्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए, मैन पावर ओवरहेड परफेक्ट होनी चाहिए, एंड देन लोकल सपोर्ट। अगर आपका वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर जो भी यूनिवर्सिटी में आपको फंड करना चाहता है, राइट, दे कैन ऑल्सो फंड। ये होता है कि आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट मिला और आपके डिपार्टमेंट में अगर पैसा है तो 1-1.5 लाख रुपए वहां से भी आप एडवांस ले सकते हैं। देन आपका जो लोकल सपोर्ट होगा वो स्पॉन्सरशिप, जनरली वो लोकल नहीं रहता है, वो स्टेट में होता है। पूना उना में बहुत ऐसे कोऑर्डिनेटर होता है, वो आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है। और जो फॉर्मल आपको प्रपोजल सबमिट करना है उसका भी रोड मैप वही आपको बताएगा कि ये तरीके से आपको वो प्रपोजल को कंप्लीट करना है, ठीक है। आता वाजले 4:12, 12 वाजून 10 मिनिटांनी आपण भेटू,
म्हणजे मग मी तुम्हाला आता टिप्स देईल कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट प्रपोजल. ये अभी अपन ने टॉप 10 का देख लिया, टॉप 10 में कैसा आने का. अभी जितना एक्चुअली उसको मटेरियलाइज कैसा करना वो अपन देखेंगे. 12:10 आपण परत भेटू. ठीक आहे. ओके सर. चलो. जी सर. फ्रेंड्स मीटिंग को लीव मत करिए.